हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का एमसीक्यूज प्रश्न का डिस्कशन करवाएंगे। तो इसमें हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करवाते हैं। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से पहले मैं एक क्लास ले चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। आज दूसरा क्लास का प्रैक्टिस होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि यह साइंटिफिक पब्लिकेशन का बुक है, जो एक तरह का गाइड है, जो एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गाइड है। तो इसलिए यह वीडियो आप लोग 2 से 4 बार ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ से आपको एएनएम के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो परीक्षा का समय बहुत कम बचा हुआ है, मात्र 2 से 3 दिन बचा है। तो समय बहुत कम है, इसलिए आप लोग तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाइए। आपका यह मौका बार बार नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम प्रश्न नंबर 201 से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है 201 से। तो पहला प्रश्न है, 1 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे के वजन का गणना किस सूत्र द्वारा की जाती है? 1 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे की वजन की गणना किस सूत्र द्वारा की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उम्र वर्ष में इंटू 2+8। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे जैसे मैं उत्तर आपको बता रही हूँ, आप लोग भी कमेंट्स में इसका उत्तर ज़रूर बताइए और लास्ट में इसका स्कोर बताइए कि आपको कितना इसमें स्कोर आया है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम दूसरा प्रश्न। जन्म के समय सिर का परिमाप जन्म के समय सिर का परिमाप छाती के परिमाप से कितना अधिक होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 सेंटीमीटर अधिक होता है। अगला प्रश्न है, किस आयु पर शरीर का निचला हिस्सा ऊपरी हिस्से के बराबर हो जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 वर्ष। 9 वर्ष की आयु पर शरीर का निचला हिस्सा ऊपरी हिस्से के बराबर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास के आकलन हेतु विश्व में सबसे अधिक प्रचलित स्क्रीनिंग टेस्ट है? विकास के आकलन हेतु विश्व में सबसे अधिक प्रचलित स्क्रीन टेस्ट कौन सा है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, DDST। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जन्मजात क्रियात्मक विसंगति है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। बहुजीन विसंगति का उदाहरण क्या होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। अगला प्रश्न है, संकटग्रस्त बच्चों के लिए आपात सहायता प्राप्त करने हेतु चाइल्ड हेल्पलाइन सुविधा फोन के किस नंबर पर उपलब्ध होती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1098 नंबर पर उपलब्ध होती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चे के कितने मूल अधिकार स्वीकार किए गए हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 12 मूल अधिकार स्वीकार किए गए हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चे के अधिकारों की घोषणा कब स्वीकार की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1959 ईस्वी में घोषणा स्वीकार की गई। अगला है, वह शिशु जिसने गर्भावस्था के कितने दिनों से पूर्व जन्म लिया हो प्री टर्म इन्फेंट कहलाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 259 दिनों से पूर्व जन्म लिया हो। वह शिशु जिसने 259 दिनों के पूर्व जन्म लिया हो तो उसे प्री टर्म इन्फेंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लाक्षणिक HIV होने पर शिशु को कौन से टीके नहीं लगते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, BCG और OPV टीके नहीं लगते हैं। माँ से शिशु को HIV संक्रमण के ट्रांसमिशन की संभावना कितनी सर्वाधिक होती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्रसव के दौरान सर्वाधिक होती है। माँ से शिशु को HIV संक्रमण के ट्रांसमिशन की संभावना प्रसव के दौरान सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, HIV संक्रमण से पीड़ित बच्चे को दिया जाने वाला उपचार क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ART कहलाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, माँ से शिशु से संक्रमण की प्राप्ति क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वर्टिकल ट्रांसमिशन कहलाती है।
निम्न में से कौन सी स्तनपान हेतु प्रतिकूल स्थिति है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी गैलेक्टोसीमिया। अगला है निम्नलिखित में से किस रिफ्लेक्स द्वारा दूध का निर्माण प्रेरित होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स द्वारा दूध का निर्माण प्रेरित होता है। अगला है पोषण स्तर के आकलन का सबसे व्यवहारिक एवं आसान तरीका है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है भारी चेन एवं अमीनो अम्ल के क्रम के आधार पर ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स को कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। अगला प्रश्न है पेंटावेलेंट वैक्सीन किस प्रकार के वैक्सीन का उदाहरण है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी कॉम्बाइंड वैक्सीन का उदाहरण है। आगे का प्रश्न देखेंगे किस प्रकार के टीकों की केवल एक खुराक ही जीवन पर्यंत सुरक्षा देने में सक्षम होती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन। अगला प्रश्न है मानव शरीर में रोगों से बचाव हेतु कितना सुरक्षा प्रणाली होती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रणाली होती है। कोशिकीय सुरक्षा मानव शरीर की सुरक्षा प्रणाली का कौन सा स्तर है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी द्वितीय स्तर है। अगला प्रश्न है गैर अनुसूचित टीके का उदाहरण क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी MMR वैक्सीन। गैस अनुसूचित टीके का उदाहरण हो जाएगा MMR वैक्सीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संस्थागत प्रसव के मामले में नवजात शिशु को BCG के टीके की कितनी मात्रा दी जाती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 0.05 ml। अगला प्रश्न है PHC स्तर पर पोलियो वैक्सीन का भंडारण। संस्थागत प्रसव के मामले में नवजात शिशु को BCG के टीके की कितनी मात्रा दी जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा 0.5 ml होता है इसका सही उत्तर। तो आप लोग इसका कमेंट में ज़रूर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा PHC स्तर पर पोलियो वैक्सीन का भंडारण किया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए ILR में भंडारण किया जाता है। अगला प्रश्न है PHC स्तर पर डीप फ्रीजर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी आइस पैक तैयार करने हेतु डीप फ्रीजर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक ताप संवेदी टीका कौन सा है? सबसे अधिक ताप संवेदी टीका कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी BCG। पुनः संरचना के बाद में ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रशीतन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील टीका कौन सा होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हेपेटाइटिस बी। ILR में सबसे नीचे कौन सा टीका रखना चाहिए? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी OPV टीका सबसे नीचे रखना चाहिए। अगला हो जाएगा BCG एवं मीजल्स वैक्सीन। BCG एवं मीजल्स वैक्सीन को पुनः संरचना पश्चात कितने समय बाद काम में नहीं लेना चाहिए? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 4 घंटे बाद काम में नहीं लेना चाहिए। अगला प्रश्न हो जाएगा किस आयु पर शिशु में डूबने की संभावना अधिक होती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी 10 से 12 माह। 10 से 12 माह के शिशु में डूबने की संभावना अधिक होती है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 से 12 माह। अगला प्रश्न है किसमें जहरीले पदार्थों के सेवन की संभावना बहुत कम होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छोटे शिशु में जहरीले पदार्थों के सेवन की संभावना बहुत कम होती है। अगला प्रश्न देखेंगे कॉप्लिक स्पॉट्स किस रोग की विशिष्ट पहचान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खसरा रोग की विशिष्ट पहचान है कॉप्लिक स्पॉट। अगला है 100 दिन की खांसी के नाम को जाना वाला रोग कौन सा है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी परट्यूसिस। अगला प्रश्न है क्षय रोग के रोगियों को उपचार हेतु कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए 2 श्रेणियों में बांटा जाता है।
अगला हो जाएगा पोलियो वायरस संक्रमण से 91 से 96% मामले कौन से पोलियो से होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसिम्प्टोमेटिक पोलियो से होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है हेपेटाइटिस का कौन सा प्रकार सीरम हेपेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो है यह सीरम हेपेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। अगला है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी किस रोग में दी जाती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, एड्स रोग में दी जाती है। अगला प्रश्न है माँ से बच्चे को एड्स संक्रमण के संरक्षण को रोकने हेतु गर्भवती महिला या नवजात शिशु को सामान्यतः दी जाने वाली औषधि कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाइडोव्यूडिन। अगला प्रश्न देखेंगे हमारे देश में मलेरिया के लगभग 70% मामले प्लाज्मोडियम की किस प्रजाति द्वारा कारित होते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अगला प्रश्न हो जाएगा मलेरिया के परजीवी किस अवस्था में मनुष्य में प्रवेश करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पोरोजाइट। अगला प्रश्न है 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों हेतु सामाजिक एवं कानूनी रूप से स्वीकार्य व्यवहार में विचलित बच्चे क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जुवेनाइल डेलिंक्वेंट कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कितने वर्ष की आयु के पश्चात अखाद्य वस्तुओं के भक्षण की आदत पीका कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष। 2 वर्ष की आयु के पश्चात खाद्य वस्तुओं के भक्षण की आदत पीका कहलाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है टोडलर में पाई जाने वाली सामान्य व्यवहारिक समस्या क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उम्र स्वभाव। अगला प्रश्न देखेंगे निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति शुरुआती बचपन में सामान्यतः पाई जाती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी खाना। मूत्राशय पर नियंत्रण प्राप्ति हेतु अपेक्षित आयु क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष है। अगला प्रश्न है 5 से 7 वर्ष की आयु के बच्चों में पाया जाने वाला सामान्य आदत संबंधी विकार कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाखून चबाना। अगला प्रश्न है भोजन में ठोस आहार देने का सही उम्र क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एट द 6th मंथ ऑफ एज। अगला प्रश्न है बच्चों को वेरिसेला जोस्टर टीका देने का सही उम्र क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आफ्टर 1 year ऑफ एज। बच्चों को वेरिसेला जोस्टर टीका देने का सही उम्र है 1 साल के बाद का उम्र। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है नवजात शिशु के सिर की परिधि कितनी है? तो उसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 33 से 35 सेंटीमीटर। अगला है किस टीकाकरण की अस्थायी चिन्ह त्वचा पर रहता है? किस टीकाकरण की अस्थायी चिन्ह त्वचा पर रहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BCG टीका की अस्थायी चिन्ह रहती है। अगला है नवजात शिशु की साधारण लंबाई कितनी है? नवजात शिशु की साधारण लंबाई कितनी हो जाएगी? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 45 से 55 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे किस उम्र में प्रथम दांत प्रायः निकलता है? किस उम्र में प्रथम दांत प्रायः निकलता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 6 महीने में। दोगुना वृद्धि किस में पाया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एम्ब्रियो में दोगुना वृद्धि पाया जाता है। अगला हो जाएगा मानव में किस उम्र में वृद्धि पूरी तरह से रुक जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे नवजात शिशु का अपगार स्कोर 5 से कम
किस स्थिति का कहलाता है? नवजात शिशु का अपगार स्कोर 5 से कम जब होगा तो कौन सा स्थिति कहलाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्फिक्सिया नियोनेट्रम। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु का सामान्य श्वास दर कितना होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 से 36 पर मिनट होगा। 30 से 36 ब्रेथ पर मिनट होगा नवजात शिशु का सामान्य श्वास दर। अगला प्रश्न हो जाएगा, थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, थैलेसीमिया एक कॉन्जेनाइटल ब्लड डिसऑर्डर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, बच्चा का वृद्धि एवं विकास प्रभावित होता है। बच्चा का वृद्धि एवं विकास प्रभावित होता है हेरेडिटी, इन्वायरमेंट, न्यूट्रिशनल लेवल, तीनों में। तो उत्तर हो जाएगा ऑल एबव। अपगार स्कोरिंग की कुल अंक कितनी होगी? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 10 होती है। आगे देखेंगे, विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, अगस्त के प्रथम सप्ताह में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉप्लिक स्पॉट एक निदान चिन्ह है। कॉप्लिक स्पॉट एक निदान चिन्ह है मीजल्स का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीसीजी दिया जाता है। बीसीजी दिया जाता है कब? इंट्राडर्मल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, जन्म के समय नवजात शिशु का वजन 2500 ग्राम से कम होने को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, LBW, लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं 2500 ग्राम से कम वजन होने पर। अगला हो जाएगा, भोजन के अलावा अन्य वस्तुओं को खाने की इच्छा क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पीका कहलाता है। अगला प्रश्न है, बच्चों में थायराइड हार्मोन की कमी से क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जरवामनता कहलाता है, क्रेटेनिज्म। बच्चों में थायराइड हार्मोन की कमी से क्रेटेनिज्म होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, कौन सी दवाई टीबी नाशक नहीं है? कौन सी दवाई टीबी नाशक नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रेनिटिडिन जो है यह टीबी नाशक नहीं है। अगला प्रश्न हो जाएगा, चिकन पॉक्स का कारण क्या है? चिकन पॉक्स का कारण क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वेरिसेला जोस्टर विषाणु। अगला है, टांग की मध्य रेखा से बाहर की ओर मुड़ी हुई एड़ी की स्थिति जिसमें केवल तलवे का अंदर का किनारा फर्श पर टिके, वह कौन सी स्थिति हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेलिप्स इक्विनोवेरस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अंतर्गत अश्वपाद विकृति। अगला प्रश्न देखेंगे, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है किस वर्ष में लागू हुआ? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1987 ईस्वी में लागू हुआ। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु में हेमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 ग्राम प्रतिशत होती है। अगला हो जाएगा, बीसीजी टीके की मात्रा कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.5 ml होती है। आगे का प्रश्न देखेंगे, अत्यधिक फूले जठर निर्गम संकीर्णता का मुख्य नैदानिक लक्षण क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, खाने के बाद दूर गिरने वाली वमन। खाने के बाद दूर गिरने वाली वमन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरट्रोफाइड पाइलोरिक स्टेनोसिस। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, फिमोसिस का सर्जिकल प्रबंधन क्या है? फिमोसिस का सर्जिकल प्रबंधन क्या है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरकमसीजन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चे में जन्म के समय के वजन से दोगुना वजन हो जाता है, कब हो जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8वें महीने पर बच्चे के जन्म के समय वजन का दोगुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। तो कहीं कहीं पर इसका उत्तर दिया रहता है 8 से 10 साल, तो कहीं 9 साल। तो इसका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको सही उत्तर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगला प्रश्न देखेंगे, दो फ्रंटल हड्डियों के बीच में उपस्थित सूचर कौन सा है? दो फ्रंटल हड्डियों के बीच में उपस्थित सूचर है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी फ्रंटल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, जन्म के समय बच्चे की औसत लंबाई कितनी होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 50 सेंटीमीटर होती है। जन्म के समय बच्चे की औसत लंबाई 50 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चीज के समान पदार्थ जो नवजात शिशु की त्वचा पर पाई जाती है वह कौन सी है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए वर्निक्स कैसियोसा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चीज लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ द न्यूबॉर्न इज कॉल्ड वर्निक्स कैसियोसा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, वृषणों का वृषण कोश में ना पाया जाना क्या कहलाता है? वृषणों का वृषण कोश में ना पाया जाना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रिप्टोकिडिज्म कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाक से खून आने को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा एपिटैक्सिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। अगला प्रश्न है, जन्मजात बीमारी का एक उदाहरण है। जन्मजात बीमारी का एक उदाहरण क्या है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्पाइना बाइफिडा। एड्स का कीटाणु होता है, एड्स का कीटाणु कौन सा होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए HIV। बच्चे को एकमात्र स्तनपान कब तक देना चाहिए? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 6 महीने तक देना चाहिए। बच्चे को एकमात्र स्तनपान कब तक देना चाहिए? 6 महीने तक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, कमी जिससे हेमोफीलिया ए होता है। हेमोफीलिया ए किसकी कमी से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फैक्टर 8 की कमी से हेमोफीलिया ए होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मेरुदंड। मेरुदंड की पीछे की ओर वाली वक्रता को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काइफोसिस कहते हैं। बैकवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज कॉल्ड काइफोसिस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विल्मस विल्मस ट्यूमर संबंधित होता है, किससे संबंधित होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुर्दा से, किडनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। BCG टीके की खुराक कितनी है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए 0.5 ml इसकी खुराक है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मोरो रिफ्लेक्स समाप्त कब होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 से 4 महीने में मोरो रिफ्लेक्स समाप्त होता है। अगला प्रश्न है, 100 ml माँ के दूध से कितनी कैलोरी मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 66 कैलोरी मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, फुफ्फुस गुहा में पीव होने को क्या कहते हैं?
फुफ्फुस गुहा में पीप होने को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इम्फाइमा कहते हैं। आगे का प्रश्न देखेंगे। नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया के इलाज में प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 10% डेक्सट्रोज। अगला प्रश्न देखेंगे। 250 मिली एसोलेट पी 5 घंटे के अंदर देने के लिए डॉक्टर ने आदेश दिया है। 1 मिली में 60 ड्रॉप्स है, तो इसका फ्लो रेट कितना होना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 ड्रॉप्स प्रति मिनट होना चाहिए। अगला प्रश्न है। एस्कैरिसीस होता है, एस्कैरिसीस क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राउंड वर्म से एस्कैरिसीस होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। पोस्टीरियर फंटानेल का आकार होता है, पोस्टीरियर फंटानेल का आकार कैसा होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा पोस्टीरियर फंटानेल का आकार कैसा होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, त्रिकोण होगा, ट्रायंगुलर इसका आकार होता है। ओरल थ्रस का कारण है, ओरल थ्रस का कारण क्या है? फफूंद, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा। 37 सप्ताह पूरा होने से पूर्व होने वाले शिशु को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्री टर्म शिशु कहते हैं। 37 सप्ताह पूरा होने से पहले वाले शिशु को प्री टर्म शिशु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होता है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्वासिरक्योर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। माँ के दूध में पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन है, कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IgA। माँ के दूध में पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन IgA है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो समाप्त करेंगे, आगे का वीडियो अगले क्लास में कवर करेंगे। अभी तक का प्रश्न यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।